आज जिस विषय के ऊपर हम आज पूरे दिन चर्चा कर रहे थे उस इशू के लिए उस कॉन्फ्रेंस में या कन्क्लेव में, नेशनल कन्क्लेव में आज तकरीबन 18 स्टेट से 90 संगठन और 90 किसान नेता हमारे साथ आज थे उस मीटिंग में। और हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा थी और उसके अंत में हम एक जो निष्कर्ष हम निकाल सके हैं वो ये है, उसको मेरे ख्याल से अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक पहले आपको संदर्भ बता दूं, क्योंकि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, और वो जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है, यानी एक जज ने सपोर्ट किया है, एक जज ने उसको अपोज किया है। तो उन्होंने साथ में एक और बात कही है कि भाई एक तो अगले 3-4 महीने में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ये उसका कोर्ट का सजेशन है। और साथ में एक और बात उन्होंने ये रखा है कि भाई 3 मेंबर का बेंच अब उसके ऊपर फाइनल डिसीजन देगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड का इशू आप जानते हैं कि ये देश में कम से कम 22 साल से इट इज़ हैंगिंग इन द सेंस कि वो कोर्ट के अंदर ही जो इशू चल रहा था, इतने साल हो गए थे और उसके बाद इतने लंबे अरसे के बाद डिसीज़न आया है। और डिसीज़न के ऊपर आज क्योंकि उसमें कहा गया कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान दें कि एक पॉलिसी पेपर आना चाहिए जीएम क्रॉप्स के ऊपर, तो मुझे ये लगा कि भी हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम किसानों को, क्योंकि ये पॉलिसी पेपर जो होगा ये बाकी लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ होगा, जिसमें फार्मर लीडर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं, ये सब लोग जो होंगे। तो देन वी थॉट कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि हम कम से कम फार्मर लीडर्स को एक सेंसिटाइज करें, एक उसमें अवेयरनेस क्रिएट करें इन सब इश्यूज़ के ऊपर। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस थी ये इसलिए बुलाई गई थी कि हम किसान नेताओं को ये सब चीज़ें जो इश्यूज़ हैं वो समझा सकें, उनसे डिस्कशन हो सके वाइडली जितना हो सकता है, और उसके ऊपर हम कुछ एक दो स्टेप्स ले सकें कि हम आगे क्या करेंगे या किस तरीके से हम इस इशू को देखते हैं या समझते हैं। मुझे पहले बात तो ये कहने में बड़ी खुशी है कि जैसे पहले मैंने भी हिंट किया कि हमारे पास 18 राज्यों से प्रतिनिधि आए थे। आज 90 संगठन आज सम्मिलित थे और 90 इज़ अ बिग नंबर एज़ यू नो। मेरा मानना है कि शायद हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 90 फार्मर यूनियन एक मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर, एक अराउंड द टेबल, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, कभी बैठे हों, और वो भी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो होते हैं आप सब समझते हैं, उन सब को दूर रख के आज वो उसमें मीटिंग में पूरा दिन उन्होंने उसकी इंगेजमेंट रही है सबकी। एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ गिव्स अस ए लॉट ऑफ एनकरेजमेंट कि किसान नेता जो हैं, चाहे वो जितना भी हमने देखा है जो पीछे हुआ है, आप सबसे ज़्यादा कौन जानता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दे हैव कम ऑन वन प्लेटफॉर्म टू टेक अप दिस इशू ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विच इज़ एज यू नो इज़ ए कंट्रोवर्शियल इशू। कंट्रोवर्शियल इशू किस लिए है वो आप सब से भी मतलब छुपा नहीं है। इट इज़ इशू बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू आउटपुट और आउटकम, एंड देन ऑफ कोर्स हेल्थ, एंड देन लाइवलीहुड्स। तो ये सब उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। हमें जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक दो बातें जो बड़ी अच्छी लगी और जो हम उसका आउटकम निकाल पाए हैं इस सारी उस चर्चा से, वो ये है कि हम लोगों ने ये तय किया कि भाई एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पर हम लोगों का क्या एक मतलब कलेक्टिवली एक स्टैंड रहेगा, वो हमने एग्री किया और उसको हमने सर्कुलेट भी किया है। सो वी विल बी राइटिंग ए लेटर टू द मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी, उनको एक लेटर जाएगी। इट इज़ साइंड बाय ऑल पीपल प्रेजेंट हेयर टुडे जो हमारी कॉन्फ्रेंस में थे। एक तो ये होगा, उसके बाद हम लोग अपने अपने लेवल पर भी, अपने स्टेट के लेवल पर भी, it is saying what? It is saying very clearly, I think I'll ask my colleagues to join in that context. एक मिनट है, let me just finish that. तो उसमें ये हम कर ले, एक ये हो जाएगा, एक रेजोल्यूशन हमने एंड में एक पास किया है, एंड आफ्टर जैसे पार्लियामेंट में नहीं होता आइज हैव इट एंड आइज हैव इट एंड आइज हैव इट, वो हमने उसके हिसाब से आज पास किया है। एंड दैट रेजोल्यूशन ऑल्सो हैज़ कि भाई हम लोग क्यों चिंतित हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर एंड वाई इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन अस। तो एक ब्रॉडर वो रेजोल्यूशन है। और मुझे लगता है कि मैं इंस्टेड ऑफ आंसरिंग एवरीथिंग आई लीव इट टू माय कोलीग्स। मैं आज हमारे पास जो जितने भी लोग थे 90 आई सेड लीडर्स जो आए थे, उसमें से हम 5 लोग आपके समक्ष हैं। सो मैं ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ उनको। कविता कुरुगंटी हैं, आप जानते हैं कि शी इज़ फ्रॉम बेंगलोर एंड वन ऑफ द वेरी एक्टिव person as far as genetically modified crops and so on is concerned. She also chairs a group called Coalition for GM Free India.
और आप आए थे बेंगलोर से आज पूरे दिन में। राकेश टिकैत को जी तो आप सब जानते ही हैं, आप भी थे। गुरनाम सिंह हरियाणा के जो आप जानते हैं BKU चडूनी के जो प्रधान हैं, आप सबको मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गंगाधर साहब जो हैं, फुल नेम इज KT गंगाधर इज ए फार्मर लीडर फ्रॉम कर्नाटका, KRRS कर्नाटका राज्य रायता संघ। KRRS is a very big farmers movement in Karnataka, and we had the two doyens of KRRS also present today, and we will have, of course, now I think it will be much better if we allow our colleagues to speak further. So can I speak in English? नहीं, वो उसके लिए कैमरा के लिए। तो जुलाई 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में बोलना जुलाई 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। जजमेंट तो स्प्लिट जजमेंट था। GM सरसों की बात जहाँ तक आती है वो एक लार्जर बेंच के पास चली गई। GM सरसों इस देश में फिर से प्लांट होगा वो नहीं होगा, वो वहाँ चली गई। मगर जो दोनों जजेस एक मत के साथ उन्होंने जो कहा है वो है, इस देश में एक नेशनल पॉलिसी ऑन GM क्रॉप्स बनानी है पर्यावरण मंत्रालय को, प्रिफरेबली 4 महीने के अंदर अंदर। मगर वो ऐसा पॉलिसी बनाए सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करते हुए, और ख़ास करके उन्होंने कहा एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का नाम लिया, मगर किसानों के प्रतिनिधियों के साथ आप कंसल्ट करते हुए ये नीति बनाएंगे और राज्य सरकारों को कंसल्ट करते हुए ये नीति बनाएंगे। जहाँ आप सब जानते हैं किसान आंदोलन को, वो सब जिन्होंने फॉलो किया है, कि इस देश में पॉलिसी मेकिंग में किसानों को पूछा नहीं जाता है मगर कोर्ट से आदेश आया है। इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग में राज्य सरकारों से पूछा नहीं जाता है मगर कोर्ट से अब आदेश आया है। सो इट्स अ बिग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ द कोर्ट ऑर्डरिंग दैट कंसल्टेशन शुड बी हैड। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंसल्टेशंस कैसे हो के ऊपर हमने आज एक लेटर सभियों ने साइन करके अभी भेजना है पर्यावरण मंत्री को। भेजा नहीं है मगर वो लेटर in response to your question is essentially asking for widespread and truly democratic consultative processes। और हमने उदाहरण दिया है कि इस देश में बीटी बैंगन के कंसल्टेशंस के समय उस डिबेट में 2010 में जयराम रमेश जी ने 7 जगह में 7,000 लोगों की आवाज़ उन्होंने सुनी थी। With evidence, he collected 9,000 submissions, 25 hours। एक कैबिनेट मंत्री उन कंसल्टेशंस में बैठ के उन्होंने पूरा सुना था। उसके बाद बीटी बैंगन के ऊपर मोरेटोरियम आया था। सिर्फ पब्लिक कंसल्टेशंस नहीं, राज्य सरकारों को फ़ोन लगा लगा के एक केंद्र मंत्री पूछा है कि आपका स्टैंड क्या है। दैट इज़ फेडरलिज्म फॉर यू। तो वो प्रक्रिया उस समय पे चला था। हम इस लेटर में मांग कर रहे हैं कि हमको ट्रूली वैसे वाले कंसल्टेटिव प्रोसेसेस, एटलीस्ट वो वाले, उससे बेहतर आप ज़रूर कर पाएंगे, वो हमने भूपेंद्र यादव जी को लिखा है। दूसरी बात हमने ये कहा है कि प्रक्रिया तो कंसल्टेटिव अगर रहेगा पॉलिसी भी ठीक बनेगा, मगर हमने ये कहा कि इस देश को GM क्रॉप्स के ऊपर पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। इट शुडंट बी अ प्रमोशनल पॉलिसी। और सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं, इस देश का एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर 2012 में ही उन्होंने कह दिया है, वी नीड अ बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी। इस टेक्नोलॉजी जो जीवित टेक्नोलॉजी है, जो इरिवर्सिबल टेक्नोलॉजी है, उसके खतरों से जनता को, उनके पर्यावरण को, उनके स्वास्थ्य को और अन्य जो सामाजिक मुद्दे इसके साथ मिलते हैं ऑन GM टेक्नोलॉजी, तो हमको एक बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन पॉलिसी चाहिए। वो हमारा रेजोल्यूशन का मेन पॉइंट था।
तो ये दो मुद्दे हैं। और तीसरी बात है, हमने ये भी तय किया कि हम वापस जाके राज्य सरकारों के साथ हम तुरंत जाके मिलेंगे और राज्य सरकारों से करेक्ट प्रो पीपल प्रो नेचर पॉलिसी स्टैंड्स उनसे we will compel them to take that kind of a stand. Most states in India don't allow GM crops. Some states have an explicit written policy that they have a ban on GM crops. And that is what we are going to reinforce as we move forward. Thank you. सभी का धन्यवाद। आज जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को जो जीएम के खिलाफ चल रहा है, ये बहुत दिन से हम इस मुहिम में पूरा देश भर के संगठन लगे हुए हैं। बीटी कॉटन आया सबसे पहले और उसके रिजल्ट हमारे सामने आए, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए। ये साइंटिस्टों की रिपोर्ट है, ये गांव के किसानों की रिपोर्ट है जिन्होंने बीटी लगाया, ये उन चरावाहों की रिपोर्ट है जो भेड़ चराने का काम करते थे। और उन्होंने खुद कहा कि बीटी जिस खेत में था उसमें हमारे पशु जानवर नहीं जाते थे और नॉन बीटी वाले में ज़्यादा जाते थे, तो इसका मतलब वो नुकसानदायक था, वो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, वो था। और ये आज भी है कि जहाँ जहाँ हम अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएंगे, पशु के लिए बिनौले की खल जाती है, उससे बांझपन की समस्या पशु में है। ये एक बड़ी रिसर्च है और ये गांव वालों की रिसर्च है। तो ये है कि सब किसान संगठन इनके विरोध में हैं। अब जैसे जीएम मस्टर्ड पे ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, उसमें जीएम मस्टर्ड भी आएगी, 26 वेजिटेबल्स की फसलें भी इसमें आएगी। अगर ये आएगा तो इसमें बहुत सी चीज़ें फिर आएगी। लेवलिंग हमारे देश में है नहीं, आम लोगों को जीएम और नॉन जीएम के बारे में कोई फ़र्क जानकारी नहीं है। तो इसमें यह नहीं कि खाली किसान इसमें इससे प्रभावित होगा, इसमें जो आम जनमानस है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो हम सभी लोगों को इससे सचेत करेंगे कि इस तरह की फसलें आ रही जो एक किस्म से जिसके सीड के अंदर ही जहर है, पेस्टिसाइड हैं, क्या आप उसको खाओगे या नहीं खाओगे। तो ये अभियान हम सबको चलाना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार। जैसे टिकैत साहब ने, कविता जी ने, शर्मा जी ने बताया है, एक्चुअली पहले जो है दूसरे बीजों में हम दवाई ऊपर डालते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन इनके बीच में ही ऐसा जहर डाल दिया जिससे कीड़ा उसको नहीं खाएगा। अब जब उसके बीच में ही डाल दिया, ऊपर छिड़के का तो कम प्रभाव था, लेकिन जो बीच में ही उसके जहर डाल दिया उसका प्रभाव तो उसमें और ज़्यादा रहेगा। और हम इसका बहुत लंबे टाइम से आप मेरे ख्याल विरोध कर रहे, काफ़ी साल हो गए। हाँ, जब ये शुरू में धान में यहाँ पे आया था ट्रायल, और इतना छुप के यहाँ पे कर रहे थे करनाल के अंदर इंद्री में, कि वहाँ के अधिकारियों को भी नहीं पता था, उस गांव वालों को भी नहीं पता था। और टिकैत साहब को किसी ने दिल्ली से बताया था कि वहाँ पे ट्रायल हो रहा है, तो हमने काफ़ी लोगों ने इकट्ठे होकर उसको जलाया था। और उसके बाद एक मक्के का ट्रायल कुरुक्षेत्र में आया था, शाहबाद में, खिंडवा गाँव में। तो जो दवाई होती है उसमें कबाड़ वाली राउंड अप, हालांकि राउंड अप दवाई जो है वो बहुत लंबे टाइम तक असर रखती है जमीन के ऊपर, लेकिन उस मक्के पे राउंड अप काम नहीं करती थी। मक्का बिजाई किया, खेत पे राउंड अप मार दी, सारा कबाड़ा मर जाएगा, मक्का नहीं मरेगा। तो वो भी हमने जलाया था। यानी ये अप्राकृतिक बीज कह लीजिए, चाहे इसको ये कह लीजिए, मतलब इनसे कौन कौन सी बीमारियां और फैलेंगी, इस पे कोई रिसर्च नहीं है अभी तक। बीज तो निकाल दिए, लेकिन इससे कितनी बीमारियां और फैलेंगी, प्रकृति पे इसका क्या नुकसान होगा, जीवों पे इसका क्या नुकसान होगा। और जैसे टिकैत साहब कह रहे हैं, ये केवल किसान के लिए नहीं है, जो खाएंगे उनके लिए भी तो है, पूरी मानव जाति के लिए ही खतरनाक है। और रिसर्च इसमें कोई नहीं है, बस कंपनी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। और एक बड़ी बात इसमें और है कि ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं सारा कुछ। जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं वो रिसर्च में जैसे
हरियाणा पंजाब में हम कहें कि हरित क्रांति आई थी, उस हरित क्रांति में सारा यूनिवर्सिटियों के बीज थे, लेकिन अब सारे प्राइवेट आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात और ये है कि अगर ये पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो गया, फिर हमारे पास तो बीज बचेगा नहीं। जैसे कपास का है, आज हमारे पास तो बीज है नहीं। अगर आज कंपनियां हमें देना बंद कर दें तो फिर हमारा क्या होगा? अगर पूरा बीज कंपनियों के हवाले हो जाए और वो कंपनियां हमें देना बंद कर दें, या जैसे पीछे धान का है उसको कम पैदा किया, कम पैदा करके जो 1600 रुपये की थैली थी वो 4000 में बेची, वो ब्लैकमेलिंग। तो यानी ये जो है ये हमें किसी हालत मंजूर नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। और इससे जो हमारा जलवायु है, जो हमारी सेहत है, उस सब का नुकसान होने वाला है। इसलिए हम इसका जो विरोध करते हैं। और आज जो फैसला हुआ है, वो जितने संगठन भी यहाँ आए हुए थे वो सब एक मत थे कि हाँ ये हमें मंजूर नहीं है, भारत में बीटी आना ही नहीं चाहिए। आप इधर आ जाओ। Genetically modified food and agriculture, syrup, it is not concerned only for the farmer. That as a consumer, you have to think your responsibilities also is there, because food is a human भविष्य का, ह्यूमन विकास का बहुत बड़ा हो जाता है। Indian agriculture is not just an agriculture, it is an Indian culture. Indian culture, agriculture. Indian agriculture provides employment guarantee as well as the food guarantee of the Indian peoples. इसलिए that's because of we want to protect our Indian system of agriculture and Indian food. And also, once again, I want to tell you, India is different kind of environment, different kind of soil, different kind of food system. बाजरा खाता है, ज्वार खाता है, रागी खाता है, राइस खाता है। ऐसी विशेषता है भारत agriculture and Bharat food system also. It is extraordinary in the world. This we cannot give it to a monopolized multinational company. We want to protect our seeds. We want to protect our food system of Indian food. This is all. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लेकिन उसके अलावा भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और रेजिड्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ कैंसर बेल्ट मानी जाती है पंजाब में। आपको नहीं लगता कि इसके साथ साथ हमें जो नेचुरल क्रॉप्स हैं या फिर ऑर्गेनिक क्रॉप्स है, उनके लिए भी एक लड़ाई लड़नी चाहिए? ये बात जो है ये आज चर्चा में थी और ये बड़ी महत्वपूर्ण वैसे भी है। आपने जो बताया कि भाई पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट तो विजिबल है, सबको दिख भी रहा है और जितना कितना ख़तरनाक है वो हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपने कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ भी उसका एक रिलेशनशिप है जो हमें समझना है कि जितनी जीएम क्रॉप्स आई हैं तब कहा गया था कि सब पेस्टिसाइड्स का उपयोग बंद हो जाएगा, पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो जाएगा। पर रियलिटी में हमने देखा है जो जब से बीटी कॉटन आया भारत में तो एक्चुअली पेस्टिसाइड्स का उपयोग बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और बल्कि अब तो खैर पेस्टिसाइड भी महंगी आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य है कि उसके साथ एक बड़ा रिलेशन है। फिर दूसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं बेसिकली उसमें ये किया जाता है, उसमें डोवटेल कर दिया जाता है कि जैसे आप अगर ये लगाएंगे, ये बीज लगाएंगे तो आपको ये पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग करना है, ये हर्बिसाइड का भी उपयोग करना है। तो ये सब जब डोवटेल हो जाता है तो आपके पास किसान के पास चॉइस नहीं कोई रहती है, तो उसको मतलब बीज लिया तो मजबूरन वो भी लेना पड़ेगा। तो एक जो आई वॉश हो गया पहले, जिसको हम कहते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भाई इसका उपयोग कम हो जाएगा पेस्टिसाइड का, वो तो बढ़ गया है।
सारी दुनिया में, भारत में ही नहीं सारी दुनिया में ये उसका डाटा अवेलेबल है कि कितना उसका इंक्रीज़ हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। और उसका जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑर्गेनिक की बात करें, नेचुरल फार्मिंग कहें, जो भी नाम हम लें, नॉन केमिकल एग्रीकल्चर पे आज चर्चा हुई है। और बहुत अच्छी उसमें लोगों की कमिटमेंट ये थी, या लोगों का कहना ये था कि भाई द टाइम हैज़ कम कि व्हेन वी शुड मूव फ्रॉम केमिकल टू नॉन केमिकल एग्रीकल्चर। तो ये इस पे भी आज हुआ है एंड उसमें और हाँ उसमें भी है। और एक मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये अगर मेरे साथी थोड़ा सा ये कैमरा अपना बंद करें तो आपको बताएंगे, ये हमारे बहुत माने हुए एक्सपर्ट हैं देश के, और कपिल शाह इनका नाम है। आप बड़ौदा से आते हैं और आप इन चीज़ों पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं, उसके ये हमारे एक्सपर्ट हैं। और आज इनकी भी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, इनकी भी थी, कविता जी की भी 2 प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण थी आज। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।